नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है सोलेनेसे फैमिली यानी सोलेनेसी कुल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आलू का कुल या द पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम यहाँ उपलब्ध संपूर्ण अध्ययन सामग्री के हर एक पहलू का बहुत ही बारीकी से और क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे ताकि जीव विज्ञान के जटिल तथ्य आसानी से समझ आ सकें। और हाँ, सामग्री को हम द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल रूप में रखेंगे ताकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के तकनीकी शब्द स्पष्ट रहें। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इस कुल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छाया होना। मतलब हमारी रसोई से लेकर दवाइयों तक में इसका महत्व है। एक तरफ ये परिवार हमें जीवन देने वाला भोजन देता है, तो दूसरी तरफ इसमें ऐसे रसायन हैं जो इंसान की जान बचा भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक साधारण बॉटैनिकल फैमिली नहीं है, ये तो रसायन विज्ञान और विकासवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एकदम सही। आज हम जड़ों से लेकर फूलों तक हर उस बात का विश्लेषण करेंगे जो इसे खास बनाती है। तो चलिए सबसे पहले इसके वर्गीकरण और विश्व स्तर पर उपस्थिति यानी सिस्टमैटिक पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पौधे के शारीरिक लक्षणों को देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि विज्ञान की दुनिया में इसका स्थान कहाँ है। हाँ, और दुनिया में ये कहाँ पाया जाता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम वर्गीकरण प्रणालियों को देखें तो मुझे ये किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगता है। जैसे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एक बहुत ही पुराना और विश्वसनीय वर्जन है। बिल्कुल, एकदम सटीक तुलना है ये। बेंथम एंड हुकर के अनुसार इस कुल को क्लास डाइकोटिलिडेन्स यानी द्विबीजपत्री में रखा गया है। फिर इसे सब क्लास गैमोपेटाले में रखा गया और उसके बाद ऑर्डर पोलिमोनियल्स के अंतर्गत फैमिली सोलानेसी आती है। हाँ, और फिर एंगलर और ब्रांड का सिस्टम आया जिसे हम एक माइनर अपडेट मान सकते हैं। उन्होंने इसे ट्यूबिफ्लोरे ऑर्डर में रखा। सही कहा। लेकिन अगर हम आज के लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन की बात करें, जो कि आधुनिक एपीजी सिस्टम है, तो उसके अनुसार ये सोलानेलिस ऑर्डर में आता है। ये नया अपडेट पौधे के डीएनए और विकासवादी इतिहास पर आधारित है। अरे वाह, मतलब सिर्फ बाहर से देखकर नहीं बल्कि जेनेटिक लेवल पर। अच्छा, अब अगर हम इसके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि इस कुल में 100 जेनेरा यानी वंश और 3000 स्पीशीज यानी प्रजातियां हैं। हाँ, और ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर दक्षिण अमेरिका और भारत में ये प्रचुर मात्रा में है। दक्षिण अमेरिका और भारत, समझ गई। और इनके स्वभाव या हैबिट के बारे में? ये ज्यादातर शाक यानी हर्ब्स और झाड़ी यानी श्रब्स होते हैं। इनमें छोटे पेड़ मतलब स्मॉल ट्रीज बहुत ही दुर्लभ होते हैं। मैं सोच रही थी कि ये बड़े पेड़ क्यों नहीं बनाते। शायद इसलिए क्योंकि ये अपनी ऊर्जा तेजी से बढ़ने और बीज पैदा करने में लगाते हैं, लकड़ी बनाने में नहीं। एकदम सही लॉजिक है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये पौधे कहाँ उगते हैं, तो ये जानना स्वाभाविक है कि मिट्टी के नीचे और ऊपर इनका बुनियादी ढांचा कैसा दिखता है। हाँ, वानस्पतिक लक्षण या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। शुरुआत पत्तियों से करते हैं। पत्तियों के बारे में लिखा है कि ऑल्टरनेट यानी एकांतर होती हैं, एक्सटिप्युलेट यानी अनुपर्ण रहित होती हैं और इनमें रेटिकुलेट वेनेशन या जालिकावत शिराविन्यास होता है। बिल्कुल। और तने यानी स्टेम की बात करें तो वो हर्बेशियस यानी शाकेय या वुडी यानी काष्ठीय हो सकता है और ये इरेक्ट मतलब सीधा होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो आलू का है। आलू में ये भूमिगत तना कंद मतलब अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर होता है। अब मेरा सवाल ये है कि आलू जमीन के नीचे उगता है, फिर भी इसे तना क्यों कहा जाता है, जड़ क्यों नहीं? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, जीव विज्ञान में किसी हिस्से की पहचान उसके स्थान से नहीं, उसकी संरचना से होती है। आलू पर जो छोटे गड्ढे या आंखें होती हैं, वे असल में कक्षस्थ कलियां या एक्सिलरी बड्स हैं जो नोड्स पर पाई जाती हैं। ओहो, मतलब जोड़ों में कभी भी कलियां या नोड्स नहीं होते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आलू जमीन के नीचे होने के बावजूद एक तना है। और अगर हम इनकी जड़ों की बात करें तो इनमें मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। समझ गई। वानस्पतिक ढांचे को समझने के बाद अब हम पौधे के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, पुष्पीय लक्षण यानी फ्लोरल कैरेक्टर्स। हाँ,
यही वो हिस्सा है जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। शुरुआत इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम से करते हैं। ये सॉलिटरी एक्सिलरी यानी एकल कक्षस्थ या साइमोस यानी ससीमाक्षी होता है। और फूल द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होते हैं। साथ ही एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या समेत, हाइपोगाइनस यानी जायांगाधर, और पेंटामेरस यानी पंचटई होते हैं। मतलब इनके अंग 5 के गुणक में होते हैं ना। एकदम सही। अब कैलिक्स या बाह्यदल पुंज की बात करें तो इसमें 5 सीपल्स होते हैं जो गैमोसेपलस या संयुक्त बाह्यदली होते हैं। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। नोट्स में लिखा है कि ये पर्सिस्टेंट या चिरलग्न होते हैं, मतलब फल बनने के बाद भी जुड़े रहते हैं। विद्यार्थियों को इसे याद रखने के लिए बैंगन का उदाहरण देना सबसे अच्छा रहेगा। बैंगन के ऊपर जो हरा ताज या ग्रीन क्राउन होता है वो पर्सिस्टेंट कैलिक्स ही तो है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण। और करोला या दलपुंज में 5 पेटल्स होते हैं जो गैमोपेटलस या संयुक्त दलीय होते हैं, और इनमें वॉल्वेट या ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। मतलब पंखुड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। अच्छा, और एंड्रोशियम या पुमंग के बारे में क्या? पुमंग में 5 स्टैमेन्स होते हैं जो एपीपेटलस या दल्लग्न होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वे पंखुड़ियों से जुड़े होते हैं। अरे वाह। और अंत में मादा अंग गाइनोशियम या जायांग, ये बायकार्पिलरी यानी द्विअंडपी, सिनकार्पस यानी युक्तांडपी, और सुपीरियर ओवरी मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय वाला होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो है इसका प्लासेंटेशन या बीजांडन्यास। ये एक्साइल या स्तंभीय होता है, जिसमें एक फूला हुआ बीजांडासन मतलब स्वॉलन प्लेसेंटा होता है। टमाटर को काटते समय जो बीच का फूला हुआ हिस्सा दिखता है वही है। पुष्पीय अंगों के इतने सारे जटिल नामों को याद रखना सच में मुश्किल हो सकता है। इसलिए वनस्पति वैज्ञानिक इसे एक आसान गणितीय सूत्र में बदल देते हैं, जिसे हम पुष्पीय सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, मुझे तो ये किसी सीक्रेट कंप्यूटर पासवर्ड या जासूसी कोड जैसा लगता है। तो चलिए इस पुष्पीय सूत्र को डिकोड करते हैं, मानो हम किसी तिजोरी का ताला खोल रहे हों। बिल्कुल। सूत्र में सबसे पहला निशान है एक गोले के अंदर प्लस। ये एक्टिनोमॉर्फिक या अरीय सममित को दर्शाता है। और उसके बाद वाला निशान, जिसमें तीर और क्रॉस दोनों हैं, वो बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी के लिए है ना? सही पकड़ा। फिर आता है के ब्रैकेट में 5। ये 5 फ्यूज्ड सेपल्स या 5 संयुक्त बाह्य दल को दर्शाता है। और सी ब्रैकेट में 5 का मतलब हुआ 5 फ्यूज्ड पेटल्स या 5 संयुक्त दल। बिल्कुल। फिर A5 है जो 5 स्टेमन्स या 5 पुंकेसर को बताता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सूत्र में सी से ए के ऊपर एक जुड़ा हुआ तीर है। अच्छा, वो तीर एपीपेटलिस या दल लग्न अवस्था को दर्शाता है, मतलब पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े हैं। एकदम सही। और आखिर में जी ब्रैकेट में 2, जिसका मतलब है 2 फ्यूज्ड कार्पिल्स या 2 संयुक्त अंडप। और जी के नीचे खींची गई रेखा सुपीरियर ओवरी या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को दर्शाती है। मतलब एक छोटी सी लाइन में पौधे की पूरी जन्म कुंडली छिपी है। कमाल है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस वैज्ञानिक ज्ञान का हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है? आइए इस कुल के आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखें। ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम सब्जियों या वेजिटेबल्स की बात करें तो पोटैटो यानी आलू, टमाटो यानी टमाटर, ब्रिंजल यानी बैंगन और चिली यानी मिर्च, ये सब इसी कुल से आते हैं। मतलब हमारी पूरी भारतीय रसोई इसी परिवार पर टिकी है। लेकिन रुकिए, मादक पौधों या नारकोटिक्स में टोबैको मतलब तंबाकू भी इसी में आता है, जो निकोटीन का स्रोत है। हाँ बिल्कुल। और औषधीय या मेडिसिनल पौधों में अट्रोपा बेलेडोना, जिससे एट्रोपिन मिलता है, और विथेनिया सोमनिफेरा, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं, वो भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। अश्वगंधा से हमें विथेनोलाइट्स मिलते हैं। और सजावटी या ऑर्नामेंटल पौधों में पिटोनिया हाइब्रिडा और डटूरा मेटल यानी धतूरा शामिल हैं। मुझे तो इस विरोधाभास पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये कितना अजीब है कि एक ही वैज्ञानिक परिवार हमें जीवन देने वाला भोजन जैसे आलू टमाटर दे रहा है, जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा दे रहा है, और अत्यधिक नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू और धतूरा भी दे रहा है। ये सच में एक पैराडॉक्स लगता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सब रासायनिक विकास या केमिकल एवोल्यूशन का नतीजा है। पौधे खुद को बचाने के लिए तरह तरह के एल्कलॉइड्स बनाते हैं,
जो रसायन कीड़ों के लिए जहर है वही कम मात्रा में हमारे लिए दवा बन जाता है और बड़ी मात्रा में नशा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। पूरी चर्चा के बाद अब इस सारी जानकारी को कुछ प्रमुख याद रखने योग्य बिंदुओं में समेटने का समय आ गया है। परीक्षा के लिए एक डायग्नोस्टिक चीट शीट, है ना? बिल्कुल। निदानात्मक लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले ऑल्टरनेट एक्सट्रिपलेट लीव्स, फिर गैमोपेटलस कोरोला और एपिपेटलस स्टेमेंस। साथ में बाइकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी और सबसे महत्वपूर्ण स्वोलन प्लेसेंटा विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये वो लक्षण हैं जो इसे खास बनाते हैं। हाँ, और स्लाइड में कॉन्वोल्वुलेसी कुल के साथ इसकी समानताएं और अंतर भी दिए गए हैं। समानता या अफिनिटी ये है कि दोनों में गैमोपेटलस करोला और बाइकार्पेलरी ओवरी होती है। लेकिन अंतर या डिफरेंस क्या है? अंतर ये है कि सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जबकि कॉन्वोल्वुलेसी में मिल्की लेटेक्स यानी दूधिया लेटेक्स होता है, और वे लिपटने वाली बेलें मतलब ट्वाइन्स होती है। और विद्यार्थियों को एपिपेटलिस्ट कंडीशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन और पोटैटो ट्यूबर पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये की शॉर्ट नोट्स हैं। बिल्कुल, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे एक एलिवेटर पिच या त्वरित सारांश मांगूं, मान लीजिए कोई जंगल में कोई पौधा देखता है, तो सबसे बड़ा डेड गिवअवे या सबसे पक्की पहचान क्या होगी जो तुरंत बता दे कि ये सोलेनेसी कुल का है? बहुत आसान है। अगर आप एक फूल देखें जिसकी पंखुड़ियां आपस में जुड़कर घंटी जैसी नली बना रही हों और उसके फल को काटने पर अंदर एक फूला हुआ बीजांडासन दिखे जिसमें बहुत सारे बीज हों, और हाँ, अगर फल के ऊपर वो बैंगन जैसा हरा ताज यानी पर्सिस्टेंट कैलेक्स मौजूद हो, तो पक्का समझ लीजिए कि ये सोलेनेसी परिवार का पौधा है। क्या बात है, एकदम स्पष्ट। तो विद्यार्थियों, आज की इस चर्चा का समापन हम एक विचारोत्तेजक तथ्य के साथ करते हैं। जरा सोचिए, सदियों पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों से निकला आलू और टमाटर का ये सोलेनेसी कुल आज दुनिया भर की खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन गया है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बॉटनी का टॉपिक नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी भी है। एकदम सही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।